देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जेल से भाग, बचत का राग और सुओ मोटो, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारे कारकुन निकले गिरफ्तारी देने के लिए। जेल भरो तहरीक इमरान खान न्याजी के लिए थे, डूब भरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। शाबाश! काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बजा है। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं। और फिर और सुन लो, जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। दोनों मानते हो इस नाइंसाफी को? ऐसे दस्तूर को छुपे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। काबीना बगैर तनख्वाह के काम करेगी, तमाम मरात वापस होंगी, लग्जरी गाड़ियां नीलाम, बिजनेस क्लास का सफर बंद, बेजा बैरूनी दौरों पर पाबंदी, 5 स्टार होटल्स में कयाम बंद। वाह क्या बात है। हुकूमती बजट में 15% कटौती, नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी, वुज़रा बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल्स अपनी जेब से देंगे। क्या बात है। TADA बचाने के लिए वीडियो लिंक इजलास, सरकारी अफसरों के 1 से ज्यादा प्लॉट्स पर पाबंदी, कोई जिला कोई डिवीजन नहीं बनेगा, सरकारी तकरीबात में 1 डिश, तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक, काबीना का साइज कम करने की कोशिश और बड़े बड़े घरों की नीलामी के लिए कमेटी का कयाम, और इन इकदाम से सालाना 200 अरब रुपए की बचत। वाह क्या ही बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से मुश्किल मौशी हालात में किफायतशारी के लिए किए गए ये तमाम ऐलानात खुशकुन हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ ऐलानात हैं। इन ऐलानात पर अमल होना बहरहाल सवालिया निशान है, चूंकि जब से PDM की हुकूमत आई है ऐलानात तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो अमल से खाली रहे हैं। तो वजीर आजम साहब, आपने आते ही अपने कपड़े बेचकर आटा देने का ऐलान किया था, लेकिन हम सब ने देखा कि इस ऐलान पर इतना ही अमल हुआ कि आटे की लाइन से एक गरीब की लाश उठानी पड़ी थी। वजीर आजम साहब, आपने इस मुल्क से महंगाई खत्म करने का भी ऐलान किया था, तो इस ऐलान पर भी इतना ही अमल हुआ कि इस वक्त मुल्क में हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। महंगाई तो खत्म नहीं हुई, हाँ आपके केसेस जरूर खत्म हो गए हैं। वजीर आजम साहब, आपने बिजली की बचत और बहरान पर काबू पाने के लिए तवानाई प्लान का ऐलान किया था, लेकिन आपने खुद एतराफ किया कि एनर्जी बचत प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि जिस वक्त आप किफायतशारी और सरकारी पैसे की बचत का ऐलान कर रहे थे ना, एंड उसी वक्त आपकी भतीजी और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सरगोदा में हुकूमत के दिए हुए प्रोटोकॉल और दर्जन भर सरकारी गाड़ियों में वर्कर्स कन्वेंशन के लिए आ रही थी। वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना, और ना ही उनकी हुकूमत है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, तो फिर वो किस कैपेसिटी में सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रही हैं? तो वजीर आजम साहब, क्या आपकी बचत पॉलिसी अपने खानदान पर भी लागू होगी या नहीं? वैसे एक बात तो तय है कि आपके ऐलानात और उन पर अमल की तारीख इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सवाल तो बनता है ना कि किफायतशारी के इस ऐलान पर अमल कैसे हो पाएगा। सवाल तो ये भी है कि अगर इन ऐलानात पर अमल हो भी जाए तो भी फिर भी बचत जो होगी वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही होगी, क्योंकि हमारी मईशत इतनी गहरी खाई में है कि इसको वहां से निकालने के लिए सिर्फ बचत ही की नहीं, कमाई की भी जरूरत है। और जनाब, ये कमाई कैसे होगी इसका किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कमाई इमरान खान जेल भरो तहरीक से कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें भी खसारा ही खसारा नजर आ रहा है, क्योंकि जेल भरना तो दूर, अब तो ये तहरीक जेल से दूर भाग बन गई है। ये गिरफ्तारियां देने वाले अब जमानतें आखिर क्यों करवाना चाहते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अली नवाज जवान साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। सलीम बुखारी साहब, जरा अपने मेन टॉपिक्स पे आने से पहले मैं चाह रही थी कि आज ये भी एक बड़ी खबर है, 193 राजनपुर का जो इलेक्शन है, आप इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं सर, बड़ी लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीत रही है। अब तक के जो रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि मोहसिन हसन दगारी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 74,000 वोट्स अभी तक उन्होंने हासिल किए और अभी मजीद रिजल्ट्स आने हैं।
अब मुस्लिम लीग नून 42,000 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन 14,000 और 14,500 इतना अभी तक इनके रिजल्ट जो वोट्स हैं वो आए हैं सामने। सर मुझे ये बताएं कि ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी अगर हम वोट्स गिन लें तो इमरान खान का मुकाबला ही नहीं है सर। इमरान खान के तो वोट्स काफी ज्यादा है। क्या ख्याल है कि अगर जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो खान साहब स्वीप कर जाएंगे? 2/3 की तो बात कर रहे हैं, कुछ लोग इनके 3/4 की भी बातें कर रहे हैं अब तो। देखिए, हमें थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देख रहे हैं, जब से हुकूमत से निकले हैं इमरान खान साहब, उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें तहरीक इंसाफ ने अपना झंडा गाड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और गालिबन हुकूमत की तरफ से इलेक्शंस के प्रोसेस को डिले करने की वजह भी यही है कि उनको मालूम है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ जो है उसका पलड़ा भारी ही नहीं बल्कि बहुत भारी है जी। यही वजह है उस ताखीर की भी। तो आज के जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे लिए तो ये बिल्कुल मुतवक्का थे, इसलिए कि वहां पर लगारी ट्राइब की हिस्ट्री देखें आप। पहले वो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था जब फारूक लगारी साहब वहां से जीत के और फिर प्रेसिडेंट बने थे, फिर उसके बाद नून लीग का राज रहा है। लेकिन जब से वहां पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद पीटीआई की यानी मोनोपोली हुई है तो वो अभी तक कायम है। और नहीं 2018 में 81,000 वोट लिए थे पीटीआई ने यहाँ से। जी मैं वही अर्ज करूंगा आपसे कि जब से ये पीटीआई यहाँ पर एक हकीकत के तौर पर सामने आई है तब से फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मेरा ख्याल है इसको कोई किसी तरीके से भी ना डिनाई कर सकता है, ना इसको कोई ये कह सकता है कि ये अनजस्टिफाइड है। ये विक्ट्री जो है वहां के लोग पीपल्स पीटीआई के लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये नतीजा जो है बिल्कुल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक है। और ये भी बात दुरुस्त है कि अगर फिल फॉर इलेक्शन हो जाएं तो यकीनी तौर पे पीटीआई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तो मतलब जो हुकूमती इत्तेहाद डर रहा है उसका यहाँ पर ठीक बनता है। अली नवाज जमान साहब हर वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप उन पर तनकीद करते हैं, हर वक्त कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग का साथी है, जानिबदार है। ये इतनी तनकीद के बावजूद इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं आप फिर अगर इतने बुरे हैं? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का कितनी देर में रिजल्ट आया था? डस्का वाला कोई एक्शन हुआ है वहाँ? नहीं। कितनी यूनियन काउंसिल्स के ऊपर अभी भी चैलेंज हुई हुई और इलेक्शन कमीशन केस सुन रहा है? क्यों? तो जीत कैसे जाते हैं आप? बाकी मार्जिन इतना बड़ा है, ये मार्जिन इतना बड़ा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। गरचानी पिछली दफा इंडिपेंडेंट नून की सपोर्ट से 57,000 वोट लिया, सादिया इनकी तरफ से खड़ी हुई थी 27,000 वोट लिया, मिला के 82,000 वोट था। हमारी जो इनके अगर सारी पार्टीज मिला ले तो इनके 6,000 वोट ज्यादा थे हमसे और हम लोग जीते थे। अब जाफर लगारी साहब जो इस दफा आप देखिएगा सारी दोनों पार्टी को मिला के जो बाकी टीएलपी शीएलपी भी खड़ी है, हमारी कम से कम जो लीड आएगी ना वो 30,000 की आएगी और सिर्फ लास्ट कैंडिडेट से लेंगे तो 40+ होगी। इट मींस देखिए जब आपका वोट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 17 जुलाई के इलेक्शन में आप जीते थे, मार्जिन ज्यादा नहीं था, 5,000 से भी जीते थे आप। नहीं मैं अभी बात कर रहा हूँ सिंध के लोग, 45% टर्नओवर है इस वक्त उसका। जब भी टर्नओवर कम होता है इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करता है। मैं आपके सामने कराची लोकल गवर्नमेंट कमीशन है, लेकिन इलेक्शन अच्छा चलो इनके फैसले ले लेते हैं, अभी फैसले ले लेते हैं। आपके सामने कितना वोट 40 लाख वोटर मार गया, ठीक है जी। हमारे जब पंजाब में जिमनी इलेक्शन होने थे वो दोबारा जिंदा हो गया, हम कोर्ट चले गए। उसके सामने आपकी जो रिजर्व सीट थी हमारी वो फारिग कर दी इन्होंने कहा नए इलेक्शन उसके बाद देखा जाएगा। फिर हम हाई कोर्ट गए, इन्होंने फिर फारिग किया, इनको ने कहा गलत है, अभी इलेक्शन ही नहीं करा रहे। वो कह रहे हैं मर्दमशुमारी करा लो पहले। इलेक्शन नहीं करा, इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन हैज नथिंग टू डू विद मर्दमशुमारी। हल्का बंदी मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन कैसे होगा? नहीं, हल्का बंदियां हो चुकी हुई हैं जो 2018। एक तो हमारी कंफ्यूजन इतनी है हम समझते ही नहीं सिस्टम को। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर 10 साल के अंदर मर्दमशुमारी हो रही है, वो हम करा के कह के गए थे कि गैजेट बेस्ड होनी चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड एमक्यूएम की थी। एमक्यूएम समझता था कराची के अंदर जो उनकी पॉपुलेशन है वो कम दिखाई जाती है, उसका हल हमने निकाला क्यों नहीं मर्दमशुमारी करा लो। सुनती तो जाया करें ना, पर नहीं मर्दमशुमारी करा लो। नई मर्दमशुमारी का कहीं ये रिलेटेड नहीं है कि आपने नए इलेक्शन इसके ऊपर कराने, नथिंग टू डू। अगर आप कराना चाहते हैं मर्दमशुमारी कराएंगे,
उसका जो रिजल्ट आएगा 1 साल बाद वो असेंबली में आएगा, असेंबली उसे एक्सेप्ट करेगी, फिर वो अप्लाई करेगा नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन आप मान गई ना बात, आप मान तो गई ना। फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ तरीके इंसाफ सुनी जा रही है। इलेक्शन लेट हो जाता है तो क्या नुकसान हो जाएगा? क्या ऐसा है 6 माह के बाद अचीव नहीं कर सकेंगे? कहने पे हम कर देते हैं और कह देंगे आर्टिकल 6 पारिस में लगेगा, आर्टिकल 6 पारिस में लगा। हम तो नहीं कह रहे, ये तो रखवाले हैं ना। आज इन्होंने एनिवर्सरी बनाई है, मोम की नाक बनाया हुआ है, हर कोई उसको अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा लेता है। आइन में और भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आपकी बात ठीक है। आर्टिकल 2 तो यही कहता है। मैं आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ लेजिस्लेटर। लेजिस्लेशन के कुछ बेसिक असूल है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे उसके आगे एक्ट्स होते हैं, फिर रूल्स बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड नहीं कर सकते, एक्ट्स के अंदर आप बहुत सारी तशरीह आ सकती हैं। हाँ, तो इसके अंदर आप जितने जय्यद किस्म के लॉयर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। मैं आपको एक बता देता हूँ, रिसेंटली हमारी पिटीशन में हम जब गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा और उसके अंदर लिख के दे दिया उन्होंने कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, अगर जिमनी है तो 60 दिन से आगे नहीं जा सकते। अभी हमारे जो जिमनी हो रहे थे, जो अभी हाई कोर्ट ने रोके हैं, वो हमने जो प्ली ली कि 16 मार्च से जो अभी अनेक्स इसे 19 मार्च कर दे। आर्टिकल 250 उन्होंने कहा 254 पे क्या कहेंगे कि अगर कोई चीज अपनी मुकर्ररा मुद्दत में नहीं होती है तो वो गैर आईनी नहीं होगी। एक तो इस पे भी बात कीजिएगा मदो खेल साहब। और इलेक्शन का सवाल कर लूं अभी आपसे, क्योंकि 14,000 15,000 वोट लिए हैं, क्या यही वो डर है, क्या यही वो खौफ है जो हुकूमती इत्तेहाद आप सब लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हर जगह कहीं राजनपुर जैसा हाल ना हो जाए आपका? देखिए, पहले जो अली नवाज साहब वो फिक्र बता रहे हैं, आपको याद आ गया इनका साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, मेयर हमारा होगा, बाकायदा मेयर उन्हें मुंतखब कर दिया, ठीक है, नॉमिनेट भी कर दिया बंदे को। इनके 43 है, हमारे 97 है, फर्क कितने? 54। अली नवाज साहब कह रहे हैं केसेस चल रहे हैं, टोटल 7 के चल रहे हैं। ये 7 के 7 भी जीत जाए तो 54 में से 7 निकालो, कितने बचते? ये हमारी अक्सरियत है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इलेक्शन जाली इलेक्शन हुआ है, जमा इस्लामी वाली चीख रहे, 83 सीट है उसकी कराची में जी। ये जमा इस्लामी है 1 घंटे के फासले पे हैदराबाद है, वहाँ उनकी सिर्फ 1 सीट है, ठीक है ना, ये फर्क है। अब अब आइए राजनपुर के इसके इलेक्शन के हवाले से। देखिए, मेरे ख्याल में मोहतरम को भी अच्छी तरह पता होगा, कौन से सलीम बुखारी साहब को कि ये बाज़ इलाकों में जो ना इलेक्टेबल होते हैं, जिसको इलेक्टेबल में माजी में कहते थे, उसमें वहाँ एक वोट बैंक होता है बरादरी का। जी। वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाए उसने बोला। और फिर सबसे बड़ा इमरान खान साहब ने ऐलान किया, अली नवाज साहब की पार्टी ने, कि हर जगह इमरान खान साहब खड़ा होगा। यहाँ उन्हें इमरान खान साहब पीछे हटना पड़ा। इस वजह से सर ये नशिस्त नहीं है। सुन, सारे ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट आप देख लें कि कौन वहाँ पे जीत रहा है। आप जो डर खौफ है उसका इजहार क्यों नहीं करते? मेरे जवाब तो पूरे सुन ले जी। इमरान खान साहब क्यों बैकआउट कर गए? इस वजह से कि यहाँ पता चल गया बरादरी का वोट है, इमरान खान साहब को कक नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि ये सुनो, दूसरी बात, आप जो फिगर करो पीपल्स पार्टी और ये इकट्ठे हो जाता भी एक फर्क। अगर हम जमा भी कर लेना दोनों के वोट्स, मैं स्टूडियो में भी हाल है तो डीएसएनजी में तो वो बोलने भी दे देते हैं, ठीक है, लड़ाई हुई थी, आज नहीं लड़ना। नहीं, वो आज तो स्टूडियो में ना, मैं आपकी सीट पे आ जाऊंगा आपको सुनाने के लिए। वो आप यही तो चाहते हैं कि आप इस सीट पे भी आप लोग आ जाए, ठीक है। बात ये है कि आप इस तरह जो कैलकुलेशन करें, पीपल्स पार्टी की 14,000 इनकी ये टोटल हो गए, 54,000 45,000, ऐसा नहीं होता है। ये जब एहतियात होता है ना, उसमें जो 25-30% वोट जो है ना, फिर उसी प्रेशर को देखते हैं। बुखारी साहब ने मुझे करेक्ट कर रहा, मैं गलत कह रहा हूँ, ये एहतियात का इतना बड़ा प्रेशर होता है। अब पीपल्स पार्टी अलग लड़ रही है, नून लीग अलग लड़ रही है, तो ये किन्नन वोट वैसे तकसीम होगा। नंबर 1 अगला सुन लो। इनके दौरे हुकूमत में पंजाब में या पाकिस्तान में जो 12 ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिसमें से 11 अपोजिशन ही जीते थे, उसको क्या था? एक बात। दूसरी बात ये कि ये ज्यादा उनको असल में क्या था, ये जो इलेक्शन को जल्दी क्यों है अली नवाज साहब की पार्टी को, वो चाह रहे कि एक रिदम बना हुआ है, मगर ये रिदम ज्यादा नहीं जाएगा। ये जो 50,000 का ऐलान कर दिया था ना कि हम जाके 50,000 लोग 12 करोड़ के सूबे में वो जेल बरतरी करेंगे, 81 लोग हैं। मैं अभी उसी के ऊपर आ रही हूँ, लेकिन आप लोग इतने मासूम हैं कि सारा बोझ इनका अपने कंधों पे आपने उठा लिया और हार रहे हैं आप। सबसे बड़ा पंजाब को डाकू जैसे ये कहते थे, उनको पीटीआई का सदर, वो कहाँ चुप गया? इसी पे आते हैं। शेख रशीद किधर चुप किया, जो कहता है मैं 23 के बजाय 22 पे गिरफ्तारी दूंगा, और फिर उसको चोरो ये जो गुलाम सरवर खान साहब है, वो तो कल आपकी मीडिया ने बताया, उसने कहा मेरा नाम ही कटवा। अब इसी के ऊपर आ जाते हैं। सलीम बुखारी साहब, जेल भरो तहरीक पे बात की जाए तो आप, मुझे याद है जेल भरो तहरीक के ऐलान के वक्त में आप ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा पीटीआई की इस जेल भरो तहरीक का। सर क्या वजह इसकी लगती है? आज 5वां दिन था गुजरावाला में, अब तक 5 शहरों में कैसा रिस्पॉन्स रहा है इस तहरीक का?
देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप रिस्पांस के तौर पे चलेंगे तो फिर तो बहुत ही पुअर रिस्पांस है और मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिनाई कर सकता है कोई या इसके बारे में कोई इबाम है। असल बात यह है कि जो वर्कर है पीटीआई का वो अभी उतना, अली अहमद अवान जैसे लोग जो हैं ये तो बहुत मतलब है मैच्योर्ड और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इनका जो लार्जर क्राउड है वो जेलों वेलों के हवा खाने के लिए मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, कतराते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जो रवैया हमने वर्कर का देखा है वही लीडर्स का भी है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें खिंचवा के लोग घरों को भागे हैं, किसी को गर्मी लग रही है। मुझे शाह महमूद कुरैशी पर बहुत हैरत है कि हलक फाड़ के उन्होंने जाने से पहले तकरीर की कि मैं जेल भरो तहरीक का एक वैनगार्ड बनूंगा, सबसे पहले हरावल दस्ता बनूंगा, और फिर बाद में जो उनकी वीडियो आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तो समझा मुझे सीसीपीओ ऑफिस ले जा रहे हैं और ये अब मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, और फिर उनकी बीमारी के तस्करे, और फिर खटक साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर जो महमूद खान साहब ने किया, इस सब कुछ को अगर आप सामने रखें तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी की है मेरे ख्याल से खान साहब ने इस तहरीक के आगाज के लिए। इससे पहले थोड़ा सा काम करने की जरूरत थी, क्योंकि अब तक तो ये तवा बज रहा है इनका, जिस तरफ भी देखें आप। ये मुझे तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए सर ये भी तो मकसद हो सकता है कि कोई खान साहब का मकसद, सर कोई बयानिया देना मकसद हो आपके, आप यही कह रहे हैं ना कि खान साहब की इसके लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन कोई मकसद उनका बयानिया देना भी तो हो सकता है कि उनका कारकुन मुतहर्रिक रहे, किसी ना किसी तरीके से वो खबरों के अंदर इन रहे। बाकी बात आपकी ठीक है कि फोटो शूट कराते रहे और विक्ट्री के निशान बना के इनके रहनुमा जाते रहे, मगर इससे पार्टी को नुकसान बहुत हुआ है ना। एक ऐसा लीडर जो लोगों को मोटिवेट करने का फन जानता है, एक ऐसा लीडर जिसका ये क्लेम जस्टिफाइड है कि लोग उसके साथ हैं, उसकी एक आवाज पे लोग निकलते हैं, उसकी ऐलान करदा कैंपेन जो है, ये तहरीक जो है, उसका ये हाल हो तो ये कोई अच्छा ओमन नहीं है, ना पार्टी के लिए ना खान साहब के लिए। जी अच्छा सर, आपके ख्याल में ये जो निगरां हुकूमतें हैं केपीके और पंजाब में, इनका किरदार कैसा है? क्या वैसे ही है जैसा निगरां हुकूमतों का होना चाहिए था? चूंकि खान साहब कह रहे हैं कि मेरे जो कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ तो बड़ा ही बुरा सलूक किया जा रहा है, इनकी तरफ से जुल्म कर रहे हैं, ये इन्होंने कैदियों वाले हुकूक उनको दे दिए हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, ये बात ठीक है? देखिए, हम कंपैरेटिव टर्म्स में बात कर सकते हैं कि इनके दौर में जेलों कैदियों के साथ जो सलूक हुआ था वो भी माशाल्लाह कोई बहुत बड़ा एनवीएबल या कोई बहुत बड़ा काबिल मिसाल नहीं था। जब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है किसी भी तरफ से हो, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सियासी कैदी इनके दौर में भी थे, ये तो गलत बात है ना कि उस वक्त कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे वापस जलावतनी से, तो क्या हाल हुआ था लाहौर का, वो आपको याद नहीं है? तो ये तो एक सही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, जिसके भी हत्थे चढ़ेगा वर्कर दूसरी पार्टी का और दूसरी पार्टी इक़्तिदार में होगी, यही हाल होगा। तो इस एतबार से कोई, मैं नहीं समझता कि कोई एक्सक्लूसिव निगरां हुकूमत है सर, इसका ताल्लुक किसी जमात से नहीं होता सर, ये निगरां हुकूमत तो गैर सियासी होती है ना, और ये सिंबॉलिक गिरफ्तारियां थी। देखिए ना, गैर सियासी तो फिर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए पारस के? अगर एक निगरां हुकूमत हो तो ये जो गिरफ्तारियों की कैंपेन चली है इसका क्या करें? फिर मेहमान नवाजी करें, उनके लिए रिसेप्शनिस्ट कायम कर दें, उनके लिए हम मार्क्वीज के अंदर दावत का एहतमाम करें। क्या होना चाहिए जब गिरफ्तार कैद होने के लिए तैयारी कोई नहीं तो हुकूक कौन से चाहिए सर? लेकिन आपके ख्याल में पुलिस का ये तो अभी वहां तक नौबत पहुंची ही नहीं है कि जो इनके रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनके लवाहिकीन को ये तो बता दें कि किस जगह के तहत और कहां लेके जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, वलीद इकबाल, उनके घर वाले कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि कहां, किस शहर में रखा है, किस जेल में रखा है, कहां लेकर गए हैं, तो ये नहीं बताना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये इनको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जब गिरफ्तारियां होंगी तो ये सब कुछ होगा। कानून के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बताइए ना पारस, इस मुल्क में कानून के मुताबिक क्या हो रहा है? तो कानून की तवक्को रखना कि एक निगरान हुकूमत जो इलेक्शन कराने के लिए आई है, जिससे जब सवाल करते हैं कि भाई आप काहे के लिए आए, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आए हैं। तो ऐसी हुकूमत से इससे ज्यादा तवक्को रखना मेरे ख्याल से बेकार है। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे आप बताइए कि फिर क्या तवक्को रखनी चाहिए कि ये लोग आए तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? मेरे ख्याल से अली अहमद अवान साहब शायद सर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, और साथ साथ ये भी बता दें, ये जेल भरो तहरीक आइडिया किसका था? क्या उसी शख्स का था जिसने 2014 में वो सिविल नाफरमानी और वो बिल जलाओ और वो हुंडी और हवाला के जरिए पैसे भेजने के ऐलान करने का मशवरा दिया था, या खान साहब का अपना आइडिया था ये? अच्छा, अब मैं तो इधर बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा 12 जिले आपके सवाल के अंदर जवाब मौजूद है।
सलीमी इन्होंने कहा 12 जिमनी नहीं हुए थे, लगभग 23 जिमनी हुए थे, इन्होंने 11 जीते थे। अगर ये भूल जाते हैं तो मैं बता देता हूँ, 2 कराची के अंदर भी हुए थे और उसके अंदर दोनों जीते थे। आलमगीर आया था और हमारे आफ्ताब साहब आए थे, वो जिमनियों के अंदर आए थे, मैं भी आया था। तो मतलब फिगर्स तो ठीक रखा करें। दूसरा वो ये कह देते हैं, देखिए इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना, वो मारती इंसान। माशरा तबाह कहाँ होता है, एक बंदा है वो अनपढ़ है, शऊर नहीं रखता सियासी, अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानता, उसकी मैं बात सुनूं और शायद वो बह भी जाता है किसी ना किसी भाव के अंदर। पर जो इंटेलेक्चुअल होती क्या है? मैं बताता हूँ इंटेलेक्चुअल मैं बिल्कुल ये बात मैं बिल्कुल ये मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी पारस, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाना शुरू कर देंगे। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले बहस होनी किस पे चाहिए कि जेल भरो तहरीक हो क्यों रही है। पहले तो आप ये मकसद क्या है, देखें मकसद क्या है। जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, उड़ा के रख दिया जाए, जूते की नोक पे रखा जाए, जिस मुल्क में कानून तोड़ दिए जाए, जिसमें आपके मेरे मंदोखेल साहब के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाए, कानून जबर का हो, कानून जुल्म का हो, और उसके अंदर जब लोग ये कहें कि हम इतने तंग हैं, हम अपने राइट्स बहाल करने के लिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करने के लिए, हम कानून बहाल करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स बहाल करने के लिए हम जेल जा रहे हैं। हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या करते हैं, हम क्या करें, आपकी तहरीक नाकाम होगी। अच्छा, पहले हम बैठे हैं कि 20 पे जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा ये तो जीत ही नहीं सकते जी, 16 के 16 नून लीग जीत जाएगी। अच्छा, आपने बात कर दी है, इमरान खान को कोई मौका नहीं मिल रहा था लॉन्ग मार्च खत्म करने का, उसने कहा कि पंजाब और केपी की गवर्नमेंट खत्म कर दो। अच्छा, वो तो बातें ही थी सर, इनका तो बंदा ही नहीं मान रहा। वो 186 का नंबर ही पूरा नहीं हो सकता। अब मैं इस पे आता हूँ, अगर आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो, मैं आपको सारे मीडिया मैंने इसीलिए शुरू कर दिया है, मैं यही कह रही हूँ बहुत कामयाब तहरीक है और ये हुकूमत इसकी टांग कांप रही है। मेरा कितना टांग रही है, फिर गलत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहाँ पे टांग रही है। अच्छा, बात करने और कोई बात ही नहीं कर इंटेलेक्चुअल तो सर सिर्फ पीटीआई में पाए जाते हैं। बात पूरी अगर हो जाए, पारस खान साहब ने कहा था हजारों लोग जेल भरो तहरीक में जाएंगे और ये हुकूमत हम मफलूज कर देंगे, आपने कर दिया मफलूज। अब ये गली गली कूचे जाएगी तहरीक। आपने आप पे प्रेशर किया, आपके ऊपर आपके पास फुटेजेस आती हैं। अभी रिसेंट बताता हूँ। अच्छा। कि पेशावर के अंदर हमारी जेल भरो तहरीक अनाउंस होती है, हमारे 2 MNAs जुनैद और दूसरा सलीमुर रहमान, उसके घर के सामने जाके पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं, सुनते जाइएगा, वो फुटेजेस बनाए के भेजी गई, पूरे चैनल्स पे चलाई गई, उसके ऊपर शोज हुए। अगले वाले दिन क्यों नहीं चली, जो दोनों MNAs लेके चले गए पूरे DC ऑफिस के बाहर और उसने तहरीरी माफीनामा दिया कि मुझसे गलत हुआ है। आप ये भी देखें कि क्यों ब्लैकआउट हुआ है, क्यों ब्लैकआउट हुआ है, कौन सा प्रेशर है। अब तो निगरान गवर्नमेंट है, आप जो कह रही बिल्कुल निगरान हुकूमत के वजीर हैं आमिर मीर, कल वो हमारे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा क्या ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में कहते हैं लाहौर में 77 लोग आपके गिरफ्तार हुए, पिंडी में 42 हुए हैं, वो कहते हैं किसी शहर में 100 से कम ही कम लोग इनके हुए हैं। आज हमारा गुजरांवाला था, उसकी फुटेजेस दिखा, उसकी फुटेजेस चला दें। अच्छा, आपको पता चल जाएगा। बाकी शहरों की पेशावर की फुटेजेस चला दें। मैं ये कह रहा हूँ फुटेजेस किस पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने भी अनाउंस की थी जेल भरो के बाद रोक क्यों नहीं, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए थे। अगर वो गिरफ्तार होते तो आज हम कंपैरिजन करते। यही तो कंपैरिजन है क्या, मैं यही बात करने लगा हूँ, यही तो कंपैरिजन। किस जमात ने आज तक इतना हम पे जुल्म हो रहा है, मेरी कमर में दर्द होता है, मुझे एम्बुलेंस में लाया जाए, मेरी कांपें इतनी टांगती हैं कि मुझे इंग्लैंड से इलाज के अलावा मेरा इलाज नहीं होता। जमानत क्यों किसी की जमानत नहीं, क्यों किसी क्या नहीं पता था कि हम जेल भरो तहरीक में जा रहे हैं, दवाएं और जरूरी चीजें साथ लेकर चले जाएं। नहीं, इस तरह नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल आज जो मर्जी, मैं आपको बता दूं, धोखे से पकड़ लिया पुलिस ने, घर से उठा लिया पुलिस ने। धोखा को दे सकता है, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए तो देखे ना, इमरान खान को कहते थे टांगा पार्टी है, आज खान ने उस टांगे में 13 पार्टियों को बिठाया हुआ है। मेरी बात सुनते जाइएगा, वो भी अच्छा, मैं कहने का मकसद क्या है, मैं कर क्यों रहा हूं, बहस इसके ऊपर होनी चाहिए। पाकिस्तान में इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया, लोगों के लीडर फांसी लग गए, लोगों के लीडरों को कोड़े लगे, लोगों के लीडरों को मुल्क बदर कर दिया गया।
क्यों नहीं दी? जेल भी क्या हुआ? बिकॉज हमने एनआरओ लेना होता है, बिकॉज हमने दोबारा उनसे डील करनी होती है, लीडर को जेल भी जाना चाहिए, फिर हमने वोट से बूट को इज्जत देनी होती है, लीडर को जेल भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हम गए 10 दिन रह के मुशर्रफ टाइम पे जब दोनों एग्जाइल के अंदर थे, लीड करना चाहिए। आपने तौहीने अदालत लगा ली, आपने तौहीने IMF लगा ली, आपने शेख रशीद पे तो तौहीने बिलावल भी लग गई, आगे तौहीने मेरी बातें नहीं, बिल्कुल मैं आपने उनके ऊपर गोलियां मार के देख ली, आप जेल भेज के तसल्ली करना चाहते हैं, पकड़ने कौन सा मसला, कौन कह रहा ना पकड़े, पकड़ने यार जाके, कल परसों आ रहे हैं खान साहब इंशाल्लाह ताला 28 की पेशी में आए, पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं जरा मंदोखेल साहब को मौका देती हूँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको, कराची में मंदोखेल साहब और इनकी हुकूमत आपकी जेल भरो तहरीक वहां शुरू होने का बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। शर्जील मेमन कह रहे हैं कि हम ना घरों से जेलों तक पिक एंड ड्रॉप भी फराहम करेंगे, तो कब बताए ना उनको, कब शुरू कर रहे हैं वहाँ पे? मेरा ख्याल है सेकंड फेज में इस्लामाबाद भी आ रहा है और उसके बाद कराची भी आ रहा है। फिक्र है हर जगह इस्लामाबाद में पता है ना, अपर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोग हैं, इस किस्म के लोग जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। हम बेसिक होमवर्क नहीं करते, हम बेसिक 2016 में इस्लामाबाद में लॉकडाउन हुआ था, इफ यू रिमेंबर, मैं 174 लोगों के साथ जेल गया था, 174, 188 क्योंकि वकील है समझ जाएंगे, हो सकते हैं, मैं मानती हूं। मैं 10 दिन कसूरी जिसको कहते हैं ना डेथ सेल, वहां मैं रह के आया था, ना मुझे वहां AC मिला था, ना मुझे वहां फ्राई पैन मिला था, ना मुझे कोई और चीज मिली थी। करोड़ों के शहरों में आपके चंद सौ लोग अगर चले जाएं तो करोड़ों का शहर नहीं मानते, बेसिक गलत है। 21 लाख आबादी है, 21 लाख आबादी, हमारा तरीका है कि हमने कहा है कि 200 लोगों से ज्यादा गिरफ्तार। अब राजा आमिर नासिर साहब को कहां जाके छोड़ दिया? मंदरे जाके छोड़ दिया, उसके तरले मिनते करते रहे फयाजुल हसन चौहान के, उधर जाके उतर जाओ, हमने नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम कब कह रहे हैं? अब आप जरा रिजल्ट हमारी मर्जी का आएगा पारस, आप जरा रिजल्ट हमारी मर्जी का आएगा, जो मर्जी कर लो, जो क्यों नजर नहीं आ रहा? पंजाब गवर्नमेंट रीगेन की, पंजाब गवर्नमेंट रीगेन की तोड़ के दिखाई, आज तक इन्होंने कहा काउंसलर का इलेक्शन, जरा टाइम देते हैं, आपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखानी है अब अपने जवाब। इनसे नहीं तो ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी है जो इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में भी होनी चाहिए। सर पहले मुझे बताएं कि कराची में क्यों आप इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे अपने जेल भरो तहरीक शुरू करें? क्या कराची के तमाम मसाइल हल हो गए हैं जो इनको घरों से जेलों तक सर्विस देंगे, पिक एंड ड्रॉप? वैसे जोक के अंदाज में जिनको हम गली मोहल्ले ढूंढ रहे थे वो खुद वेन के सामने आते हैं, तो ये तो वेलकम। लेकिन उसमें इमरान खान साहब वो परवेज इलाही और वो मिसिंग है, ये पिंडी का क्या नाम है, शेख रशीद, ठीक है, आपकी गोली लगी थी ना, वो अभी सेहतमंद नहीं है। आपको नहीं लगता सेहतमंद होते तो वो फ्रंट पे खड़े होते? चलो मुझे दुनिया का वो जाहिल डॉक्टर का नाम बताओ जो जख्म पे प्लास्टर चढ़ाता है, मुझे उस जाहिल डॉक्टर का नाम तो बताओ। छोड़े ना पारे, हमें बड़ा अफसोसनाक वाकया है, मगर जाहिल डॉक्टर का मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ, वो है कौन जिसने जख्म पे प्लास्टर लगाया? खान साहब को जेल में भेजेंगे? अच्छा छोड़े ना, आगे सुन ले। वकील डॉक्टर वाली बातें करेंगे तो यही होगा, मतलब हड्डी टूटी और वो कहते हैं गलत, हड्डी तो नहीं टूटी, आपको ये भी नहीं पता, यही तो नहीं पता, यही नहीं पता ना, दिखाओ ना, एमएल रिपोर्ट दिखाओ, फिर एक्सरे दिखाओ, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्यों नहीं समझेंगे? मीडिया को बताओ। 25 केसेस है इमरान खान के, सारों ने एग्जम्पशन दी है, वो एक्सरे देख के दी है। मस्जिद के अंदर जो मौज़न अजान देता है, अल सलाह अल फलाह, आइए ये कौन सा मौज़न है जो बेल फॉर जमानत करा के घर में बैठ के जेल जाओ? जब मस्जिद में बुलाते हैं तो आइए, मस्जिद के अंदर वो खड़ा हो शख्स मौज़न और अज़ान दे के लोगों को फलाह के लिए बुला रहा है। ये कौन सा मौज़न है जो अपनी जमानत करा के घर में बैठ गए जमान पार्क में और लोगों को जाओ जेल? वाइस प्रेसिडेंट ने गिरफ्तारी दे दी, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, वो जो प्रेसिडेंट बना, वो जो ताजा प्रेसिडेंट बना हुआ परवेज इलाही, उसको तो कर लो। दूसरी बात, एजाज चौधरी साहब इनका जेब बरू तहरीक का इंचार्ज है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे फिर दोबारा, आपने मैंने डॉक्टर की बात की, अभी मैं वकीलों की बात करूं, मुझे वो रिटायर्ड जज और उस वकील का नाम बताए और वो मुझे समझाए, मैं चैलेंज करता हूं अगर मेरी बात कोई सुन रहा है, जो शख्स वॉलंटियरली जेल गए उसके ऊपर अब से बेजा का केस कहां से होता है जो एजाज चौधरी ने दाखिल किया? जी अब से बेजा तो ये है कि आप किसी शख्स को नहीं पता कहां ले गए, कहां रख दिया। नहीं, ये तो बुखारी साहब ने कहा कि इनको तो पता होना चाहिए ये सारी चीजों का। नंबर एक बात पता नहीं है ना। उसके बाद दफा 144 बहुत सारी जगह पे लगे, इसकी वायलेशन है जिसके ऊपर FIR करती है। बल्कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तहरीक ने नाम दिए जेल भरो, यानी जेल पे हमला करो, जैसा बनू जेल पे हमला हुआ, वहां कैदी सारे क्रिमिनल बाहर निकल गए। इन नौजवानों का नाम CDR रिपोर्ट में आता है, जो दुनिया भर में ना उसको वीजा मिलेगा, ना उनको
सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उनको कोई एजुकेशन मिलेगी। करते हैं वो, उन चीजों से डरते नहीं है। आपने दफा 144 क्यों लगाई? मैं वालिदैन को मशवरा देना मेरा काम है। CDR में क्रिमिनल डेटा जो रिकॉर्ड है उसमें नाम आ जाता है। नंबर 1 144 क्यों लगाई? अच्छा क्यों नहीं लगाए? क्यों न लगाए? आप मुझे बताओ कि आप गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, उनको आने देते आप। पारस में आपने 6 दिन का बोला था कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। आज 10 महीने को आप इस्लामाबाद नहीं, मगर JHQ पे हमला करने के लिए आप पिंडी पहुंच गए। फिर जब हेलीकॉप्टर से आपने देखा था कि 8-10 हजार ज्यादा लोग नहीं है, तो आप बैकआउट कर गए। ठीक है ना, ये सारे। और फिर मैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में मैं और आरिफ अलवी खेलेंगे। सैफर पे आपने खेला, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में आपने खेला, आपने मईशत पे खेला, IMF पे खेला, और कितने खेलोगे पाकिस्तानी आवाम के साथ, उनकी जिंदगी, उनकी मईशत के साथ। और फिर दूसरी बात ये, आप इलेक्शन की जो बात कर रहे हो, उसमें बाद में आप उस पे आते हैं। मुझे ये बताएं, अगर आप जेल भरो तहरीक चला लेते हैं, जो आपको याद है 27 दिसंबर 2020 को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इमरान खान को धमकी दी थी, और फिर बिलावल ने भी कहा था कि हमने जेल भरो तहरीक चलाई ना तो जेलें कम पड़ जाएंगी। आप गिरफ्तारियां दे देते, आज हम आराम से बैठ के कंपैरिजन करते कौन किसके ऊपर भारी है। हमने तो बात की थी ना, अगर शुरू करते ना तो इनके तरह 12 करोड़ के सूबे में 81 लोग जेल नहीं हुए होते। 12 करोड़ के सूबे में ये इनका स्टेटमेंट है कि 50,000 लोग जेल लाहौर से गिरफ्तारी देंगे। वो 50,000 किधर पाए जाते हैं? नंबर 1 बात। फिर ये आपका गुलाम सरवर का स्टेटमेंट देख ले, मेरा नाम नहीं देते गिरफ्तारी। देखिए मैं एक चीज बताऊं, अब पारस आप वो बात कर रहे हो जिसको कोई सर पैर नहीं। अच्छा, मतलब देते ही नहीं? नहीं, बात ये होता ना, हम अगर देते तो फिर करके भी दिखाते। ज़रदारी साहब का बयान कोट कर रही हूं मैं। बात 80,000 खोड़े जो ना पीपल्स पार्टी की जालों ने खाए। एक डिक्टेटर क्या, हमारे कैद को झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिए, फांसी कर गए। बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने वो किया है, आसिफ अली जरदारी, ये सारे अपने केसेस है। और फिर ये सारी चीजें जो बड़ा ह्यूमन राइट्स उनको याद आ रहा है कि असद तुर्क के साथ क्या हुआ इनके दौर में, पिकार्ड डिनेस किसके दौर में आया, ये बाकी जर्नलिस्ट, ये सारी चीजें जो ना आपके दौर में याद कर लें, आपके दौर में था, आपके दौर में आता ये जर्नलिस्ट। सवाल ये नहीं, आपके दौर में आता ये बात। अब ये बता देना, शर्त लगा आपने पिका 2016 पीका खुदा वास्ते यार, PMDA लेके ऑर्डिनेंस लगाए हैं, लॉस के अंदर चेंजेस की, तो चेंजेस 2016 पीका ऑर्डिनेंस, वो साइबर क्राइम एक्ट है। देखो आप गुमराह ना करें, लोग गुमराह नहीं कर रहे, बता रहा हूं फैक्ट है। असल एक्ट था जो मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था, वो यही बात। बिल्कुल दोनों मेरा सुन तो लो, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा मुझे जवाब, अब ये मतलब लॉयर वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं एज ए प्रोफेसर, मैं यूनिवर्सिटी में ये साइबर एक्ट 2016 में पढ़ाता रहा हूं। अच्छा। वो आम क्राइम था साइबर। इनने जब पीका ये लाया जिसमें जर्नलिस्ट सारे ये शारा दस्तूर पे बैठे हुए थे, उनके अंदर उसने वो सारी चीजें डाल दी जो कि एक डिक्टेटर की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना ह्यूमन राइट्स की, वो मुखालफत कर रही थी। आप लोगों ने क्यों, अच्छा उस वक्त क्यों नहीं किया था? इसका मतलब अच्छा था 2016 में। 2021 में आपने क्यों किया? सारे जर्नलिस्ट क्यों बैठे हुए थे? जैसे बिलावल भुट्टो साहब आए थे, मैं भी उनके साथ था। क्यों आए थे? क्योंकि इसने वही जाके डिक्टेटरों वाला जो ना वो हरबे इस्तेमाल किया है। आज क्यों डर रहे हैं? आज क्यों डर रहे हैं? कानून आप लाए, जो कानून आप लाए, अब कानून भुगतो भी है। और दूसरी बात ये, और वैसे भी हम तो चंद लोगों को और ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये जेल बढ़ोतरी के जरिए जो ना वो आज है, ताकि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 30 दिन के लिए नजर बंद कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स और सहाफियों के राइट्स के लिए जितनी पीपल्स पार्टी खड़ी होती है, कोई जमात खड़ी होती, आज भी खड़ी है। देखना अरशद शरीफ के लिए बाहर निकली, आपने देखा जब वो बाहर गए उन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई। बोल अच्छा को लेके ये पूरा सियासत अरशद शरीफ पे चला। नाराज हो जाते हो आपको उनकी से क्या, क्योंकि आप खुद फंस रहे हो। ये नहीं पढ़ाया आप खुद फंस रहे हो, आपका मुराद सीन फंस रहा है यार, उसको स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मेरी बात सुनो, क्या अरशद शरीफ के लिए नहीं निकले? मुझे आमिर जमील के लिए नहीं निकले, शरीफ को हम नहीं निकले, बोल टीवी बंद हो गया, बंद हो गया, नहीं बोले आपके मुराद पहली दफा। इमरान खान ने जवाब सलीम बुखारी साहब इस पे जरा कमेंट करें सर, जो ये साफियों के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर ब्रेक लूंगी। जी मैं आपको अर्ज करूँ, ये कि गुजारिश ये है कि इनके नजदीक जो इंटेलेक्चुअलिज्म है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए कि इनके नजदीक यानी जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो ये है कि आप जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला दें। इनके नजदीक इंटेलेक्चुअल वो ये है कि आप 25 मई के जुलूस को कहें सुनामी आ गया सरों का। आप रुक जाएं, आप जरा मुझे बात कर लेने दें। अब आप
मैं आपको इंटेलेक्चुअलिज्म बताता हूं क्या होता है। इंटेलेक्चुअलिज्म ये होता है कि 26 नवंबर को वो आए तो वो कहें राना सनाउल्लाह को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंटेलेक्चुअलिज्म ये होता है कि जनाब जेल भरो तहरीक इतनी सक्सेसफुल है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है। हम नहीं कर सकते भाई इस किस्म की इंटेलेक्चुअलिज्म। हम अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो हमारे इंटेलेक्चुअलिज्म पर आप सवाल उठा देते हैं। आपको सवाल फेस करने की हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं है, आप हमें कीड़े निकालने लग जाते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए किस तरीके से हम कहें कि जेल भरो तहरीक जो है ये बहुत कामयाब है, आप कहते हैं हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। यार खुदा के वास्ते कोई ख्याल करें यार, आप जैसे बंदे से तो ये तवक्को नहीं है कि आप हमारे ऊपर पत्थर मार के समझते हैं कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। बिल्कुल नहीं की है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं अली अहमद अमान, फॉर गॉड सेक आप अपने आप का प्रेस्टीज कायम रखें। आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के गालियां देनी शुरू कर दें और ये बताएं कि इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होती है। इंटेलेक्चुअलिज्म आपको सीखना है, आपके लीडर को सीखना है। सर वही फैसला अच्छा है जो हमारे हक में है, वही नतीजा अच्छा है इलेक्शन का जो हमारे हक में है, और वही सवाल बहुत अच्छा है जो हमारे हक में है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हाल नहीं है, यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जरा सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा अहम मुकदमा जेर समाअत है और कल एक बड़ी अहम समाअत है इसके ऊपर बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज बीट। सलीम बुखारी साहब, ये इलेक्शन की तारीख का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, कल बड़ी अहम समाअत है। आपको ये जो केस है ये कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? सर आपको लगता है कि हुकूमत और बार काउंसिल्स के एतराज़ात को कल सुना जाएगा? चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट बना सकते हैं, या फिर 2 मौजूद जजेस जो हैं उनको बेंच में शामिल किया जा सकता है, या हुकूमती इत्तेहाद को जिन जजेस के ऊपर एतराज है उनको बेंच से हटाया जा सकता है? क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो यह है कि जहां तक इलेक्शन होने का ताल्लुक है, 90 दिन के का जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उसको किसी सूरत से ना चैलेंज किया जा सकता है, ना तब्दील किया जा सकता है। इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, कराने चाहिए, होने चाहिए, इसके बारे में कोई भाव नहीं। जहां तक हेयरिंग का ताल्लुक है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि इस बेंच की तश्कील के ऊपर अपोजिशन पार्टियां जो मर्जी कहती रहे, मुझे उससे कभी कोई घबराहट नहीं हुई। लेकिन चूंकि इस बेंच के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, 2 सीनियर 3 जजेस अगर इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, एक कह रहा है कि सो मोटो एक्शन ही ठीक नहीं था, दूसरा ये कह रहा है कि जनाब ये तहलील असम्बलियों की ठीक नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से दैट इज ए मच मोर सीरियस मैटर देन व्हाट द पॉलिटिशियंस आर सेइंग। तो इस एतबार से अगर आप इसको देखें तो ये मेरे ख्याल से एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने जा रहा है कल सुबह जब इसकी हियरिंग शुरू होगी, इसलिए कि ये मामला अब लंबा लटकेगा। 20 के करीब पार्टियों को सुनना है सुप्रीम कोर्ट ने, अटॉर्नी जनरल को सुनना है, एडवोकेट जनरल को सुनना है। तो ये तो मेरा ख्याल है महीनों में चला जाएगा मसला, और यही तो चाहती है हुकूमत कि मामला जो है वो लटका रहे। एक नया बहरान है, मेरे ख्याल से इससे बचने की जरूरत है, वरना पाकिस्तान के आइन का कुछ भी नहीं रहेगा बाकी। सर आप समझते हैं कि मरियम नवाज जिस तरह जजेस के नाम रही हैं जलसों में और जिस तरह उन पे तनकीद कर रही हैं, तस्वीर उनकी चलाई गई हैं, तो इससे भी अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ा होगा? और इस तरह का जो ये तनकीद है, क्या ये अदालती फैसलों के ऊपर भी असरअंदाज होती है? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने कल अपने प्रोग्राम में इसकी मजम्मत की है, जो गुफ्तगू और जो लहजा उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि ये इब्तिदा नहीं है। इब्तिदा वहां हुई थी जब एक जज जिसने फैसला किया था किसी के खिलाफ, उसकी तस्वीर के ऊपर जूतियां बरसाई गई थी लंदन में। याद नहीं है आपको? आपको याद नहीं है कि इसी अदलिया को क्या क्या कहा गया? आपको याद नहीं है कि पीटीआई का लीडर फेस कर रहा है तौहीन अदालत? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, सर जब बात अपने ऊपर आती है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाल उठा रही है कि अगर इमरान खान ऐसी कोई बात करते हैं तो तौहीन अदालत के नोटिस मिलते हैं, दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है। वो ये कह रहे हैं, उनका सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज ने तौहीन अदालत नहीं की, अब तक इनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया है, क्यों नहीं मिला है? आपको क्या लगता है? देखिए मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, इनको भी मिलना चाहिए, इसलिए कि लबोलेजा अदालतों के बारे में ठीक नहीं है। इसलिए कि अगर लीडर ये करेंगे तो आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखिए कि वर्कर क्या कहेगा। फिर वर्कर तो फिर चढ़ दौड़ेंगे ना अदालतों के ऊपर। माजी में भी ये हो चुका हुआ है। इसको अवॉइड करने की जरूरत है। इसको कोई शख्स जस्टिफाई करार नहीं दे सकता। मुझे याद है ये भी सबके लिए एक सा होना चाहिए। बिल्कुल बयान एक होना चाहिए। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि नून लीग जो है अब वो एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ लौट रही है, और इलेक्शन मुहिम का भी इन्होंने आगाज कर दिया। राना सनाउल्लाह ने सरगोदा में कहा था ना, तो सर अब बात यह कि इनको फायदा होगा इससे? क्या ये खान साहब से आगे निकल सकेंगे इस चीज में, या देर हो गई है काफी? देखिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि अब नून लीग अब वही वतीरा इख्तियार कर रही है जो पीटीआई का था। उनका ख्याल यह है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकनिज्म सौदा बिकता है, लिहाजा हमें भी यही सौदा बेचना चाहिए। वो जो नया बयानिया लेके वहां से तशरीफ लाई है वापस, वो वही है। मैं ये समझता हूं
कि इसका उन्हें फायदा होने की बजाय नुकसान होगा, इसलिए कि वो दो कुव्वतों को, दो आईनी इदारों को एक साथ चैलेंज कर रही हैं, जुडिशरी को भी और फौज को भी। राइट। अली नवाज मान साहब, आपके ख्याल तौहीन अदालत की है मरियम नवाज ने, और अब तक क्यों नहीं इनको तौहीन अदालत का नोटिस मिल सका है? दो चीजें, एक मंदोखिल साहब जर्नलिज्म के साथ खड़े हुए पीपल्स पार्टी, मुझे इसकी खुशी हुई। और जो सलीम भाई बात कर रहे थे, शायद सलीम भाई मेरी बात को अपने ऊपर ले गए। सलीम भाई आप इधर एज तजिया निगार बैठे हुए हैं, एज इंटेलेक्चुअल नहीं बैठे हुए। आपने मुझे और पारस को कहा था। अच्छा, आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी बात में नहीं बोला। अरशद शरीफ किसकी गवर्नमेंट में बाहर गया और मारा गया। इमरान, रियाज खान, सेडिशन केसेस पूरे पाकिस्तान में बाशमूल कराची के अंदर। साबिर शाकिर क्यों मुल्क छोड़ के चला गया। जमील हैदर साहब को उल्टा लटकाया गया, मारा गया, नंगा किया गया। अयाज अमीर 70+ उनको मारा गया। आपके बोल्ड टीवी बंद किया गया, आपका ARY टीवी बंद किया गया। बाजवा साहब की जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स शो की, उनको अंदर कर दिया गया। उन बंदों को जिस सहाफी ने खबर दी उसको अंदर कर दिया गया। तो मेरे ख्याल जर्नलिज्म के लिए तो खड़ी रहती है, बिल्कुल ये बात ठीक है पीपल्स पार्टी। और दूसरा जो सलीम साहब बात कर रहे थे कि बहस होती क्या है। एक बंदे को, कोई बंदा अस्पताल जाता है तो डॉक्टर उसे पहले कहते हैं ये टेस्ट करा के लाओ, वो डायग्नोज करते हैं और उसके बाद तशखीस करते हैं। हमारा मसला यहाँ आ गया जिसको मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहता हूँ कि हम तशखीस करने से पहले, डायग्नोज करने से पहले मेडिसिन दे देते हैं, हम उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं। आप ये कहें कि ये मकसद ठीक है कि नहीं है, आप इसके ऊपर बहस करें कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर बहस करें। एक मिनट पारस, अगर ये करने की नौबत क्यों आई, हम क्यों हर एक को कंपैरेटिव स्टडी के अंदर ले जाते हैं? क्यों, अगर आपकी जगह कोई नून लीग का बंदा बैठा होता तो बिल्कुल ठीक बात है। पारस ने सवाल किया कि जी वो जजेस के बारे में मरियम ने बात की, तो आपके इमरान खान ने भी की थी। ये मसला नहीं। देखिए जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो कहेगा कि उसकी बेसिक्स देगा, चाहे कोई भी करे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप करें, मैं यही कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल्स नहीं करते ये। आप तजिया निगार करें, आप एंकर हैं, आप करें। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सलीम भाई से मेरी बात नहीं हुई थी। सलीम भाई मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, आप बड़े हैं भाईजान, हम आपका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जरा गुस्सा तो आप पे कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, सलीम भाई डांटे हो तुसी सर। जस्टिस फाइज ईजा के खिलाफ आपको याद है ना कि इमरान खान साहब ने जो है वो रेफरेंस भेज दिया था, और उसके बाद उन्होंने भी, जी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने भी ये मुकदमे को बुलाया था। लेकिन उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस थे ना गुलजार अहमद साहब, उन्होंने ये फैसला दिया था कि फाइज ईसा साहब बतौर वजीर आजम इमरान खान का कोई जिस मुकदमा सुनना होगा उसमें नहीं बेंच का हिस्सा होंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये मयार मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं होना चाहिए? ओवरऑल बात करते हैं। देखिए अब फिर खुद एहतसाब भी देखिए, हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशन है बड़े, एक लेजिस्लेटर बैठा हुआ, एक हमारी जुडिशरी बैठी है, और तीसरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और चौथे को मैं अपनी इसको कहता हूँ सहाफत को। हम पॉलिटिशियंस में ये हैं, हमें तो हर जगह का रगड़ा है। साथियों के ऊपर आप कोई लोग लेके, हमने कहा हम PMDA बनाएंगे, आपने कहा नहीं आपके साथ ज्यादती है। मैं एक बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें गलत होंगी, ठीक होने का अमल होगा। हम कहते हैं एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। हर जगह लोगों को, अखबार की कोई और रेगुलेटरी बॉडी है, टीवी चैनल्स की और रेगुलेटरी बॉडी है। मैं आ रहा हूँ, फिर हम उसे बात पारस तो फिर ये करते हैं कि 2 घंटे का शो कर लेते हैं। अगर हम मुझसे इतने सारे सवाल करेंगे, 4 घंटे का भी काम लगेगा। मैं कह रही हूं सुप्रीम कोर्ट तक बताएं, होनी चाहिए, निजाम होना चाहिए। देखिए आपके पास है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं पारस जज है, मंदोखिल साहब जज है। अगर लेट्स सपोज मुझे आप दोनों से गिला है, मैं गवर्नमेंट में बैठा, मैं रेफरेंस भेजूंगा ना। मैं इमरान खान पे जिसने कातलाना हमला किया है उस वकील को भेज के तो रेफरेंस नहीं पेश करूंगा। तो खान साहब ने क्यों कहा कि ये रेफरेंस मेरी गलती थी? यार मैं अब मेरी गलती माने, अच्छाई माने, तरीका क्या है? जिन पे आजकल आपकी तोपों का रुख है। पारस रेफरेंस भेजा ना, हम कह रहे हैं रेफरेंस भेज दे, आप शक कर रहे हैं। फिर आप उस जज पे बात कर रहे हैं जो उन सारे केसेस के अंदर था ही नहीं। अब क्योंकि किसी और जज को आपने टारगेट करना है, आप उनको सामने लेके आ रहे हैं। फिर एज अ गवर्नमेंट आप FIA हेड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, विदाउट फ्रॉन्जिक किए आप उसकी टेप चला रहे हैं। अगर आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज करना क्या चाहिए, एक सुमोटो और होना चाहिए। हर ये नहीं कि सिर्फ इस वाली ऑडियो वीडियो के ऊपर तमाम, देखिए पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसी शख्सियात हैं जो ओन करती हैं कि हम ऑडियोज भी बनाते हैं, वीडियोज भी बनाते हैं, और हमारे पास ऑडियोज भी हैं, हमारे पास वीडियोज भी हैं। एक मरियम नवाज है, वो कहती है मेरे पास और वीडियोज भी हैं, और दूसरे जनरल बाजवा साहब हैं कि अगर मेरे से जब भी वजीर आजम मिलने आते थे मैं उनकी बातें टेप करता था। मुझे पता है कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। मैं कह रहा हूँ खान साहब जो मर्जी, आप देखें काम खान साहब मान रहे हैं तो काम ठीक हो जाएगा।
काम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो कहते बुराई तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये क्या कह रहा पता हूँ मुझे कि एक सुमोटो होना चाहिए, उन दोनों को तलब करना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए और उसके बाद फोरेंसिक होना चाहिए। फुल कोर्ट बनना चाहिए आपके ख्याल में, या फिर जो बेंच इस वक्त समाप्त कर रहा है यही रहना चाहिए? आपकी राय पूछ रही हूं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, फुल बेंचेस, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ये ज्यादा मुझे अच्छी तरह बता सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं कि वो जज जो बेंच के अंदर होता है ये उसका प्रोगेटिव है, वो बैठे ना बैठे। मैं तो किसी जज का नाम लेके ये बात नहीं करूंगा। पारस साहब ने पीछे हो जाना है, मंदोखेल ने भी पीछे हो जाना है, और बुखारी साहब तो वैसे ही मुझे आज गुस्से में मेरे पे, तो ये अच्छा मंदोखेल साहब, वैसे तो इस बेंच पे पीपल्स पार्टी ने भी अदालत में अपना एतराज जमा करा दिया है, तो यानी कि आप इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आईनी मामलात होते हैं इसमें सिर्फ चंद जजेस के बजाय सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच बन जाए तो फिर कोई एतराज करने की जरूरत या हिम्मत कर सकता है सर? जब गांव देहात में भी कोई पंचायत जरगा सिस्टम होता है ना, तो वो दोनों फरीक को काबिल कबूल होता है। अगर एक फरीक को काबिल कबूल ना हो तो वो जरगा, वो पंचायत फैसला कर ही नहीं सकते, और कर भी ले तो उसको मानेगा नहीं कोई। सर इस तरह तो सब एतराज करेंगे, मुझे ये जज नहीं पसंद। सुनिए देखिए, मुझे 28-29 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप। जिस बेंच के सामने कानून नहीं है कि आप कह रहे ये जज साहब मुझे पसंद नहीं है या इसके कहने के लिए, लेकिन अगर आपका एतराज दाखिल कर रहे हैं वो जज साहब उसको रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है शुरू से वो ये है कि जिस जज साहब के ऊपर आपने एतराज कर लिया है वो खुद उस केस को जो है ना वो अपने लिस्ट से हटा देते कि मैं नहीं चलाऊंगा उसका। या कोई किसी जज कोई जूनियर रहा हो, मिसाल मैं किसी का जूनियर रहा हूँ, क्लाइंट रहा हूँ या रिश्तेदार रहा हूँ, तो वो जज मेरा केस नहीं सुन सकता। सर लेकिन ऐसी मिसालें नहीं है कि एतराज के बावजूद जजेस नहीं उठे हैं? नहीं वो मैंने कहा कानून नहीं है, लेकिन उसूल एक बना हुआ है। मैं आपको अली नवाज साहब, मुझे आप मुझको आधा घंटा ले ले और क्या लेना है आपने। अच्छा अब ये दूसरी बात ये मैं हर वक्त इस चीज पे एतराज करता हूँ, दुनिया में जुडिशल सिस्टम में पाकिस्तान 140 में से 139 नंबर पे है, ठीक, और मेरी जजेस की अपॉइंटमेंट के वजह से बिल असम्बली तहरीक पास हो चुका है, और पीटीआई का जो चेयरमैन था फतियाना साहब बड़ी अप्रिशिएट किए कि भाई जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो और एक हाई कोर्ट की जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर कर देखो, सबसे बुनियादी मसला है। फिर दूसरी बात ये कि आप देखिए हम पीपल्स सुने, पीपल्स पार्टी हमेशा जुडिशरी का और मीडिया का विक्टिम रही है। ये तो मानते हैं ना। बहुत अच्छी एक सवाल, टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, पीपल्स पार्टी की तारीफ अगले प्रोग्राम में। सर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक मुकदमा है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला है। बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं आसिफ अली जरदारी साहब का केस जो पाकिस्तान का अनोखा केस है, जो उसका प्लेस ऑफ इंसिडेंट था कराची और पिंडी में चल रहा है। ठीक है सर, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कल की जो समाअत है उसके हवाले से। आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं? आप हमें इस पे बेहतर अपना तज्जिया भी दे सकते हैं ना, एक गैर जानेदार वकील की हैसियत में ही बता दें चले, या फिर आपको लगता है 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो बेंच में शामिल हो जाएंगे, या फिर चीफ जस्टिस जितने एतराज़ात हैं उनको मुस्तरद करके और यही बेंच जो है यही समाअत करेगा और यही फैसला देगा? क्या हो सकता है? देखिए इन सारी बातों से पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम हमेशा कहते हैं कि अदलिया को आप सियासत से दूर रखो और मिलिट्री को सियासत से दूर रखो। इसका तो पोलराइजेशन है इस मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर। आपको नहीं लगता इदारों के अंदर भी तकसीम मौजूद है? 100 मोटे की जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत पेश आ गई है तो फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि दोनों फरीक उसमें, फुल कोर्ट भी तो किसी का एतराज नहीं हो। देखो आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है तो 6 के 6 जो सीनियर जनरल उसके नाम आ गए थे ना, उसके बाद वज़ीर आज़म का इख्तियार था। तो सवाल ही यहाँ फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि किसी फरीक को यह एतराज ना हो। जस्टिस फाइज साहब को क्यों आप अलग रख रहे हो? नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ये 2 जजेस जो कि ऑलरेडी पहले से एक लेबल ले चुका है, जो कि मायूसकुन बात है, उनको खुद इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। जस्टिस का इख्तियार है ना कि वो जो मर्जी चाहे बेंच बनाए, कोई रूल तो ऐसा नहीं है कि अगर जो मर्जी, फिर ये जो माहौल चल रहा है फिर वो अगर ये बेंच रहा और जो फैसला है आप कबूल करेंगे या नहीं? मैं एक चीज बताऊं, कबूल करना भी नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। और देखिए जुडिशरी हमारा एहतराम है, आर्टिकल 190 के तहत हम पर लाजिम है, मगर मुझे तनकीद करने का हक है। मैं करूंगी जो आपका एक बेंच ऑलरेडी मुतनाज़ा है उसका फैसला मानने को पूरा पाकिस्तान मान लूंगा, वैसे तो पार्लियामेंट के मेंबर मानूंगा, मगर आम आवाम नहीं मानेगा। ये तो एक नया बहरान पैदा होने जा रहा है। अब देखिए बेसिक क्या है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पेश है क्या? जी बिल्कुल, मैं सुने तो सही इजीली इलेक्शन डेट के वाले से 90 दिन में होना है, कराना किसने है?
इलेक्शन कमीशन ने कराना है, डेट गवर्नर्स ने देनी है, सदर ने देनी है, इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल और उठ रहा है कि असेंबलियां जो है वो यार इसके बहस सदर का ताल्लुक ही नहीं है भाई, वो खामखा डेट दे रहे हैं। वो पश्तो में एक मिसाल है, बोलो बुढ़िया को कोई शादी पे नहीं बुला रहे तो कह रहे मेरे बिस्तरा सरदार के घर पे जाओ, और हमारे इलेक्शन कमीशन उसके पास जाने को तैयार नहीं है, इसलिए डेट दी। हमारे उर्दू में भाई जरूरत ही नहीं है, इसमें सदर का कसूर है। अगर आपको जब इख्तियार नहीं है अब क्यों पंगे ले रहे हो यार? पारस बड़े हमारे में कह पंजाबी में तो तू कौन कहता तुसी कौन कहना मैं खाम खा, ओ भाईजान आप खाम खा कहते भाई पॉलिटिकल पार्टी से होनी नहीं है, आ रहे हो कह रहे खाम खा इलेक्शन कराओ कहने के ऊपर आज क्रिश्चियन बरादरी ने भी एतराज उठा लिए कि 9 अप्रैल को नहीं होना चाहिए हमारे को। अब क्या कह रहे हैं, हमारा केस ही नहीं है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तरीके इंसाफ का केस सिंपल है कि इलेक्शन डेट किसने देनी है। अब वो ये कह रहे हैं जज ठीक नहीं है, हमारे खिलाफ फैसले करते हैं। मेरी बात फैसला वो ये कहते हैं असेंबलियां कानून के मुताबिक तहरीर भी हुई है या नहीं हुई है। अगर परवेज इलाही को बुला लिया तो आखिरी जुमला सुन ले, जजेस एतराज 100 सवाल एतराज नहीं, ऑब्जर्वेशन 200 तरह की आती है सर। अगर 200 तरह की ऑब्जर्वेशन आती है, सवालात हो गए तो फिर क्या होगा? होने चाहिए तो जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे, आप बहाल करें दोबारा तोड़ देंगे, मैशत का पहले बेड़ा गर्क किए बैठे हुए के ऊपर क्या ख्वाहिश पे 70 अरब रुपए खर्च करे और फिर उस बात की क्या गारंटी है कल को ओवर भी आप दोनों की ख्वाहिश पे तीसरे पार्लियामेंट ने 1100 अरब रुपया माफ कर दिया, बच्चों को क्या ले इन दोनों की ख्वाहिशात पे 1100 अरब रुपया एक शख्स जो है ना खंबे पे चढ़वा नहीं जी, या तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना नहीं तो मैं नीचे ऐसा लास्ट कमेंट सर। फिर तो ये वाकई बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है सर। अगर यही रहता है सब कुछ तो आपको लगता है ये नतीजा एक ही रास्ता है मेरे ख्याल से, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मान ली जाए कि फुल कोर्ट बेंच बना देना चाहिए ताकि किसी के पास किसी इतराज की गुंजाइश न रहे और जो भी फैसला हो वो एप्लीकेबल हो। ठीक। अली नवाज मान साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? वो अपना तज्जिया बोलना चाह रहे हैं, मुझे डर रहा है बुखारी साहब से। बुखारी मेरे बड़े ये बात शुक्र है किसी से तो डरते हैं। अली नवाज मान साहब, बुखारी साहब और मंदोखिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।